हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज से हम लोग ईवीएस का अध्ययन करना शुरू करेंगे, यानी पर्यावरण शिक्षा का अध्ययन हम लोग आज की क्लास से करना शुरू करेंगे। और ये पर्यावरण अध्ययन या पर्यावरण शिक्षा की जो क्लास होगी आप लोगों की, ये सभी प्रकार के स्टूडेंट के लिए उपयोगी होगी, जिसमें आपके बीएड के स्टूडेंट के लिए भी ये उपयोगी होगी, बीए के स्टूडेंट के लिए भी उपयोगी होगी, और उसके अलावा जो स्टूडेंट विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे संबंधित क्वेश्चन करते हैं उनके लिए भी, जैसे खास करके नेट का जो फर्स्ट पेपर है उसमें भी देखिए आपके पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। उसके बाद देखिए सीटेट में भी आपका पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। उसके बाद देखिए डीएलएड के जो स्टूडेंट होते हैं उनके सिलेबस में भी पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो ईवीएस की क्लास होगी आपकी, जो है मल्टीपर्पज होगी। मल्टीपर्पज का मतलब कई प्रकार के क्लासेस के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग इसकी बेसिक बातों को देखेंगे। बेसिक में जैसे पर्यावरण शिक्षा होती क्या है, पर्यावरण शिक्षा का क्या लाभ है, इसका क्या महत्व है, पर्यावरण शिक्षा के लिए विद्यालयों में क्या क्या करना चाहिए, बच्चों को कैसे जागरूक करना चाहिए और कौन कौन सी योजनाएं चलाई जानी चाहिए, इन सारी चीजों का हम लोग आज की क्लास में अध्ययन करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से पर्यावरण में उपस्थित जो संसाधन है उसका संतुलित उपयोग हम लोग को पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से कराने का प्रयास करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं। अब तो चलिए आइए देखा जाए एक एक करके इन सभी लोग। हाँ चलिए देखिए, आज हम लोग को क्या पढ़ना है, पर्यावरण शिक्षा, एनवायरमेंटल एजुकेशन। इसको एनवायरमेंटल स्टडी भी कहा जाता है। इसका देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, अर्थ। इसका अर्थ क्या होता है, तो देखिए प्रकृति, पर्यावरण और उसमें होने वाले परिवर्तनों के प्रति लोगों को जागरूक करना, उन्हें पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, महत्व और तरीकों के बारे में शिक्षित करना क्या कहलाता है, पर्यावरण शिक्षा। यह शिक्षा केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होती है, बल्कि यह व्यवहार में परिवर्तन लाने, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने और पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए प्रेरित करने का कार्य भी करती है। यानी यह शिक्षा केवल जानकारी प्रदान करने के लिए नहीं दी जाती है, बल्कि लोगों के व्यवहार में पर्यावरण के प्रति बदलाव करने के लिए, लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने और उनके अंदर पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए दी जाती है, ताकि पर्यावरण का संतुलन बना रहे, पर्यावरणीय समस्याओं से बचा जा सके। अब देखिए पर्यावरण शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या है, पर्यावरणीय शिक्षा देने के लिए क्या क्या उद्देश्य होते हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य देखिए क्या होता है पर्यावरण शिक्षा का, कि लोगों के प्रति, पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना, यानी लोगों में पर्यावरणीय समस्याओं की जानकारी और उनके प्रभाव के प्रति चेतना उत्पन्न करना। दूसरी चीज क्या होती है, ज्ञान प्रदान करना, यानी पर्यावरण से संबंधित जो विषय हैं, जो बातें हैं, जैसे प्रदूषण, जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जलवायु परिवर्तन आदि की वैज्ञानिक तरीके से जानकारी देना। अब यह जानकारी स्टूडेंट को भी दी जा सकती है और बड़े जो लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जो समाज में रहने वाले लोग हैं, उनको भी ये शिक्षा दी जा सकती है। तीसरा चीज होता है दृष्टिकोण में बदलाव, यानी पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और जिम्मेदारी की भावना विकसित करने के लिए भी पर्यावरण शिक्षा दी जाती है। उसके बाद देखिए चौथा उद्देश्य इसमें होता है कौशल विकसित करना, यानी पर्यावरण में मौजूद समस्याओं की पहचान और समाधान के लिए आवश्यक टेक्नोलॉजी और विश्लेषणात्मक कौशल प्रदान करना, ताकि पर्यावरण की समस्याओं को काफी हद तक दूर किया जा सके। पांचवी उद्देश्य क्या है इसका, भागीदारी, पार्टिसिपेशन। इसमें देखिए छात्रों और नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना उद्देश्य, यानी ये सभी लोगों के लिए जरूरी है, चाहे छात्र हो, चाहे सिटीजन हो, चाहे कोई भी हो,
सभी व्यक्तियों के लिए पर्यावरण सुरक्षा बहुत जरूरी है, पर्यावरण को साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है, पर्यावरण की क्षति को रोकना बहुत जरूरी है। अब देखिए पर्यावरण शिक्षा का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो पहला महत्व देखिए क्या है कि इससे स्थायी विकास को प्रोत्साहित करने में मदद मिलती है, यानी यह स्थायी विकास को प्रोत्साहित करती है। इससे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में सहायता मिलती है। जल, वायु, मिट्टी प्रदूषण जैसी समस्याओं के समाधान में मदद करती है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने और उससे निपटने की क्षमता विकसित करती है। भावी पीढ़ी को एक बेहतर और स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करती है। यानी इतने जो कार्य है इसके महत्वपूर्ण कार्य है। अब देखिए पर्यावरण शिक्षा के प्रमुख घटक, कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो देखिए पर्यावरण शिक्षा औपचारिक शिक्षा प्रणाली में समावेश करके प्रदान की जा सकती है। आप लोग देखते होंगे कि आपके स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में पर्यावरण अध्ययन को शामिल किया गया है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटियों में तो आपको इसका अध्ययन करना अनिवार्य है। यदि आप पर्यावरण से संबंधित पेपर में पास नहीं होंगे तो आपका रिजल्ट होल्ड कर दिया जाता है, तो वहाँ अनिवार्य कर दिया गया है। बाकी जो स्कूल के पाठ्यक्रम है वहाँ भी देखिए किसी न किसी तरीके से पर्यावरण से संबंधित बातों को आपके सिलेबस में शामिल किया गया है, या तो सोशल साइंस के माध्यम से, या भूगोल में, या विज्ञान विषय में, कहीं न कहीं इसका समावेश करके इसको सही तरीके से स्टूडेंट में पहुंचाया जाता है, और जिससे उनको इसके बारे में जानकारी मिले और वो लोग इस समस्या को दूर करने का प्रयास करें, उसके लिए लोगों को जागरूक करें। तो ये सारी चीजें जो है औपचारिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से की जाती है। दूसरा है देखिए अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से। अनौपचारिक शिक्षा का माध्यम का मतलब हो गया कि विभिन्न प्रकार की कार्यशालाओं, सेमिनारों, अभियानों, मीडिया और सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से जन सामान्य में जागरूकता फैलाना। इसमें क्या हो गया कि स्कूल कॉलेज तो हो गया कि प्रत्यक्ष रूप से, और बहुत से ऐसे संस्थान हैं, बहुत से ऐसे जो पर्यावरण से संबंधित संस्थाएं हैं, बहुत से ऐसे मीडिया वाले हैं जो पर्यावरण से संबंधित सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाते हैं और उनके अंदर जागरूकता फैलाते हैं। बहुत से एनजीओ हैं जो पर्यावरण से संबंधित कार्य करते हैं, तो उसके लिए वो लोग कार्यशाला का आयोजन करते हैं, सेमिनार का आयोजन करते हैं और विभिन्न प्रकार के अभियान चलाते हैं पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित। इसके बाद फिर देखिए प्रायोगिक शिक्षण के माध्यम से, जिसमें देखिए वृक्षारोपण, जल संरक्षण परियोजनाएं, रिसाइकलिंग आदि गतिविधियों के माध्यम से व्यवहारिक अनुभव भी प्रदान किया जाता है। यानी लोगों को ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों लगाने के लिए कहा जाता है, पानी को बचाने के लिए कहा जाता है, इसके लिए बहुत सारी परियोजनाएं चलाई जाती हैं। फिर कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनको पर्यावरण में पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग करने की प्रक्रिया बताई जाती है कि कैसे इसको रिसाइकल किया जाएगा। जो वेस्ट होते हैं, जो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं, तो उसको कैसे हम रिसाइकल करेंगे, यानी पुनर्चक्रण कैसे करेंगे उसका। तो ये सारी चीजें करके लोगों को बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। तो देखिए इससे क्या पता चला कि पर्यावरण शिक्षा केवल एक विषय नहीं है, बल्कि यह जीवन शैली है जो मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। यह शिक्षा व्यक्ति को न केवल पर्यावरणीय समस्याओं को समझने में सक्षम बनाती है, बल्कि उन्हें समाधान की दिशा में प्रेरित करती है। तो मतलब यह केवल विषय नहीं है बल्कि एक जीवन शैली है, यानी लोगों को अपने लाइफ का पार्ट बनाना पड़ेगा, लाइफ स्टाइल में पर्यावरण को शामिल करना पड़ेगा। यानी पर्यावरण से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसको आपको अपनी समस्या मानना पड़ेगा और उसको दूर करने का, पर्यावरण को स्वच्छ रखने का प्रयास खुद से करना होगा, तभी आप दूसरे लोगों को इसके बारे में जागरूक कर पाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए ये था पर्यावरणीय शिक्षा का महत्व, लाभ और इसके घटक। अब देखिए हम लोग पर्यावरणीय शिक्षा की जो समस्याएं हैं उसको कैसे, पर्यावरण से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको कैसे शिक्षा के माध्यम से हम जागरूकता फैलाएंगे। देखिए शिक्षा के माध्यम से पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति जागरूकता, यानी अवेयरनेस टुवर्ड्स एनवायरमेंटल इश्यूज थ्रू एजुकेशन। तो देखिए शिक्षा एक प्रभावशाली माध्यम है जो समाज को जागरूक, जिम्मेदार और सतर्क बनाती है।
जब बात पर्यावरणीय समस्याओं की होती है तो शिक्षा ही वह कड़ी है जो लोगों को इन समस्याओं की गंभीरता समझाने और समाधान की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। अब देखिए पर्यावरणीय समस्याएं कौन कौन सी हैं इस समय वर्तमान में। तो देखिए वायु, जल और भूमि प्रदूषण से संबंधित समस्याएं इस समय देखने को मिलती हैं। उसके बाद देखिए वनों की कटाई बहुत ज्यादा की जा रही है जिसकी वजह से पर्यावरण का संतुलन गड़बड़ हो रहा है और पर्यावरण में समस्याएं देखने को मिल रही हैं। उसके बाद फिर देखिए जैव विविधता का क्षय हो रहा है, जलवायु परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है, प्लास्टिक और कचरे का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है, लोगों को इसको फेंका जा रहा है खुले स्थानों पर जिससे पर्यावरण में प्रदूषण फैल रहा है। इसके अलावा देखिए प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ज्यादा मात्रा में दोहन हो रहा है, अत्यधिक दोहन हो रहा है, यह ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इन सभी समस्याओं का समाधान तभी संभव है जब लोग इनसे परिचित हों, इनके प्रभावों को समझें और व्यक्तिगत व सामाजिक स्तर पर सकारात्मक कदम उठाएं। तब जाके इन समस्याओं को हम दूर करने में सक्षम होंगे। अब देखिए शिक्षा के माध्यम से जागरूकता कैसे आती है, यानी कैसे शिक्षा के माध्यम से हम जागरूकता ला सकते हैं। तो पहला काम क्या करना होगा कि लोगों को जानकारी प्रदान करना होगा, यानी शिक्षा के माध्यम से छात्रों और आम नागरिकों को पर्यावरणीय समस्याओं की वैज्ञानिक, सामाजिक और नैतिक जानकारी दी जाएगी जिससे उनको इसके बारे में पता चलेगा। इसके बाद फिर देखिए सोचने और प्रश्न करने की क्षमता विकसित करना। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में सोचने, प्रश्न करने और विश्लेषण करने की योग्यता विकसित होती है जिससे वह पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं को गहराई से समझ पाता है। तीसरा काम है समाधान की ओर प्रेरित करना। जब व्यक्ति को समस्याओं की जानकारी होती है तो वह उसके समाधान के तरीकों जैसे कि रिसाइकलिंग यानी पुनर्चक्रण, जल संरक्षण, ऊर्जा की बचत आदि की ओर झुकाव दिखाता है। इसके अलावा देखिए उसके व्यवहार में बदलाव आता है। शिक्षा केवल ज्ञान नहीं देती बल्कि यह व्यवहार में भी बदलाव करती है, जैसे प्लास्टिक का कम उपयोग, सार्वजनिक परिवहन अपनाना, वृक्षारोपण करना इत्यादि इसमें व्यवहार के बदलाव में शामिल है। इसके अलावा देखिए सामूहिक प्रयास भी किए जाते हैं जिसमें देखिए स्कूलों में, कॉलेजों में और गैर सरकारी संगठन जिसको एनजीओ कहा जाता है द्वारा कई अभियान चलाए जा रहे हैं जिससे पर्यावरणीय अभियानों के माध्यम से सामूहिक जागरूकता और भागीदारी को बढ़ावा मिलता है। अब देखिए उदाहरण के तौर पे हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो देखिए विद्यालयों में स्वच्छता अभियान और हरित दिवस जैसे कार्यक्रमों से बच्चों को पर्यावरणीय जिम्मेदारी का एहसास होता है। इसके अलावा देखिए उच्च शिक्षा में पर्यावरण विज्ञान जैसे विषय विद्यार्थियों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समस्याओं को समझने और शोध करने का अवसर देते हैं। इसके अलावा देखिए मीडिया और डिजिटल शिक्षा के माध्यम से भी आम जन को व्यापक स्तर पर जागरूक किया जा सकता है। अतः देखिए हम कह सकते हैं कि पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करने में शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हर व्यक्ति को सही जानकारी और समझ होगी तभी हम एक स्वच्छ, सुरक्षित और संतुलित पर्यावरण की ओर बढ़ सकेंगे। शिक्षा ही वह बीज है जिससे पर्यावरण संरक्षण की सोच अंकुरित होती है और भविष्य की पीढ़ियों को हरियाली भरा जीवन देने का रास्ता बनता है। यानी शिक्षा के माध्यम से ही सही तरीके से लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा सकता है, क्योंकि शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो जब तक कोई व्यक्ति किसी चीज के बारे में अच्छे तरीके से जानेगा नहीं तब तक उसके लिए प्रयास नहीं करेगा, उसके प्रति सजग नहीं होगा। तो इसीलिए उसको सबसे पहले शिक्षा प्रदान करनी होगी, जानकारी प्रदान करनी होगी, तो वो पर्यावरण के प्रति सजग हो जाएगा और फिर पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाएगा। अब देखिए पर्यावरण शिक्षा जागरूकता एवं प्रशिक्षण योजनाओं के माध्यम से ये देखिए सरकार के द्वारा चलाई गई थी। इसको देखिए यह केंद्रीय क्षेत्रीय योजना के रूप में शुरू की गई थी। इसका प्रारंभ देखिए 1983-84 में किया गया था। वर्तमान में देखिए इसका कार्यान्वयन जो है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इस प्रशिक्षण योजना का देखिए उद्देश्य क्या है कि समाज के सभी वर्गों के बीच पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देना, पर्यावरण शिक्षा का प्रसार करना, पर्यावरण संरक्षण के लिए छात्रों की भागीदारी को जुटाना। इसमें देखिए
कुछ और भी कार्यक्रम सम्मिलित किए गए हैं, जिसमें देखिए नेशनल ग्रीन कॉर्प्स है, जिसको शॉर्टकट में एनजीसी कहा जाता है। यह एक इको क्लब कार्यक्रम के रूप में 2001-2 में प्रारंभ किया गया था। इसमें देखिए पर्यावरण के मुद्दों पर छात्रों को शिक्षित करने और उनके बीच जागरूकता फैलाने के लिए स्कूलों एवं कॉलेजों में 1 लाख से अधिक इको क्लब गठित किए गए हैं। यह संख्या बढ़ रही है और 2020-21 में इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने का लक्ष्य रखा गया था और इस लक्ष्य की प्राप्ति भी लगभग हो चुकी है। उसी प्रकार से देखिए नेशनल नेचर कैंपिंग प्रोग्राम इसमें शामिल किया गया था, यह चलाया गया था। इसके अंतर्गत देखिए छात्रों के लिए देश के अलग अलग संरक्षित क्षेत्रों यथा नेचर पार्क्स व टाइगर रिजर्व आदि में फील्ड विजिट, नेचर कैंप के आयोजन में मदद की जाती है। यानी जब लोग घूमने के लिए जाते हैं तो वहां पर भी इस तरह के प्रोग्राम चलाए जाते हैं, कैंप लगाए जाते हैं और लोगों को पर्यावरण के प्रति शिक्षा प्रदान की जाती है, उनमें जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है। तो ये देखिए सरकारी स्तर पर इसके लिए किए गए प्रयास थे। अब देखिए है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और अपारंपरिक संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए, यानी कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स। तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो देखिए प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन है जो हमें प्रकृति से निःशुल्क प्राप्त होते हैं, जैसे जल, वायु, मिट्टी, खनिज, जंगल, जीव जंतु इत्यादि। ये हमें प्रकृति निःशुल्क प्रदान करती है, लेकिन इनका उपयोग हमको सही तरीके से करना चाहिए, संतुलित तरीके से करना चाहिए, नहीं तो फिर हमारे पास इनकी कमी हो जाएगी और इसकी पूर्ति करना बहुत जल्दी संभव नहीं होगा। देखिए ये सीमित है और यदि इनका अत्यधिक या गलत उपयोग किया जाए तो ये हमारे लिए समाप्त हो सकते हैं। इसके देखिए संरक्षण के उपाय क्या किए जाने चाहिए। पहले जल संरक्षण का उपाय किया जाना चाहिए, जिसमें देखिए वर्षा का जल जो है उसका संचयन करना चाहिए। बहुत से ऐसे राज्य हैं देखिए जहां पर वर्षा जल को संचित किया जाता है, रोका जाता है, एक जगह इकट्ठा किया जाता है और फिर बाद में उसका उपयोग किया जाता है। उसके अलावा देखिए टपक सिंचाई प्रणाली का उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे पानी बर्बाद ना हो और जितना जरूरत हो उतना ही इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद फिर देखिए और भी जो पानी हम लोग इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, तो उसका भी हमको विवेकपूर्ण यानी सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसके अलावा देखिए जो विभिन्न प्रकार के उद्योगों के द्वारा, फैक्ट्रियों के द्वारा पानी में जो वेस्ट छोड़े जाते हैं, रासायनिक पदार्थ छोड़े जाते हैं, तो उनको भी सही तरीके से रिफाइन करके, उनको अच्छे तरीके से फ्रेश करके तब जाके पानी को उपयोग करना चाहिए। इसके बाद फिर देखिए वन संरक्षण करना चाहिए। वन संरक्षण में वृक्षारोपण करना चाहिए, वनों की कटाई को रोकना चाहिए और वन्य जीवों की सुरक्षा करनी चाहिए, जिससे हम लोग वन को संरक्षित करने में सफल हो पाएंगे। उसके बाद फिर देखिए ऊर्जा का संरक्षण करना चाहिए। ऊर्जा के संरक्षण में बिजली का सही उपयोग करना चाहिए, जब जरूरत हो तभी करें, नहीं जरूरत है तो बिजली का यूज नहीं करें। उसके अलावा देखिए और भी जो ऊर्जा संसाधन है जैसे कोयला, पेट्रोलियम, इन सभी चीजों का भी संतुलित उपयोग करें और इनका वेस्ट बहुत ज्यादा न करें। देखिए ऊर्जा कुशल उपकरणों का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी ऐसे उपकरण का इस्तेमाल करें जो कम ऊर्जा खपत करें आपकी। तो इसलिए देखिए सरकार के द्वारा अब जो है पेट्रोल डीजल वाली जो गाड़ियां हैं उनके स्थान पर अब देखिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों को बढ़ावा दिया जा रहा है और भविष्य में देखिए प्लान है कि सरकार के द्वारा हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों को भी सबको शुरू किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि पर्यावरण का प्रदूषण रुकेगा और ये जो ईंधन है, जो ऊर्जा संसाधन है, इनकी जो है खपत कम होगी। इसके बाद देखिए मिट्टी संरक्षण करना चाहिए। ऐसे देखिए बहुत से ऐसे स्थान है जहां पर बारिश के समय मिट्टी कट के बह जाती है, तो उसके लिए देखिए ढलवा भूमि पर सीढ़ीदार खेती करनी चाहिए। खेतों में देखिए रासायनिक खाद का उपयोग न करके बल्कि जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए और रासायनिक खादों से बचना चाहिए, तब जाके हम मिट्टी को संरक्षित करने में समझ। उसके बाद फिर देखिए हमारे जो प्राकृतिक खनिज संसाधन है उनको संरक्षण करना चाहिए। खनिजों का दोबारा उपयोग, रिसाइकलिंग करनी चाहिए, सीमित खनन करना चाहिए, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को अपनाना चाहिए, तब जाके हम खनिज पदार्थों को संरक्षित करने में सक्षम होंगे।
अब देखिए, अपारंपरिक ऊर्जा संसाधनों का उपयोग बहुत ज्यादा करना चाहिए, हमको बढ़ावा देना चाहिए। जैसे देखिए, यूटिलाइजेशन ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। अब देखिए, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे जो स्रोत है जो पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल की जगह ऊर्जा प्रदान करते हैं और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। यानी जो अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत होते हैं वो पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, डीजल की अपेक्षा ज्यादा ऊर्जा प्रदान करते हैं और पर्यावरण को प्रदूषित भी नहीं होते देते। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हाइड्रोजन जो है हमारे वायुमंडल में बहुत ज्यादा मौजूद है, लेकिन उसका अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो उससे प्रदूषण बिल्कुल नहीं होगा और वह ऊर्जा भी बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पन्न करता है। ये जो अपारंपरिक ऊर्जा संसाधन है ये देखिए अक्षय होते हैं और हर जगह उपलब्ध हो सकते हैं। देखिए, कुछ अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को हम लोग जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं वो देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहला देखिए क्या है, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। इसका इस्तेमाल देखिए सोलर कुकर के माध्यम से, सोलर पैनल के माध्यम से हम कर सकते हैं और फिर इससे हमको देखिए जो है ऊर्जा मिलेगी, वह ऊर्जा मुफ्त होगी और प्रदूषण नहीं फैलाएगी। उसके बाद फिर देखिए दूसरा है अपारंपरिक ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी। इसको देखिए पवन चक्कियों के माध्यम से बिजली उत्पन्न किया जा सकता है और इस बिजली का जो उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों में किया जाता है। इस तरह से देखिए बिजली का उत्पादन हमारे देश में तमिलनाडु में, गुजरात आदि राज्यों में किया जाता है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा मात्रा में इसका उत्पादन नहीं हो रहा है, तो इसको बढ़ावा देना चाहिए। इसके बाद फिर देखिए जैव ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। विभिन्न प्रकार के गोबर गैस प्लांट बनाने चाहिए जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने और बिजली के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सके। इससे देखिए लाभ क्या होगा कि कृषि अपशिष्ट और पशुओं के मल से निर्मित होगा या सस्ता होगा और उपयोगी होगा। इसको क्या करते हैं लोग, जला देते हैं या फेंक देते हैं कहीं, तो इसको एक जगह इकट्ठा करके इस तरीके से इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद फिर देखिए जल विद्युत के द्वारा इसका उपयोग किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार बांधों से देखिए जल प्रवाह द्वारा बिजली उत्पन्न की जाती है और उसका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है। जैसे देखिए अपने देश में भाखड़ा नांगल बांध है जिससे जो है बिजली बनाई जाती है, सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है और जरूरतमंद लोगों को पीने का भी पानी उपलब्ध कराया जाता है। देखिए इससे जो बिजली बनेगी वह नवीकरणीय और साफ ऊर्जा स्रोत के रूप में मानी जाएगी। इसके बाद फिर देखिए भूतापीय ऊर्जा है, जियोथर्मल एनर्जी है। यह देखिए पृथ्वी की सतह के नीचे से गर्मी निकालकर बिजली बनाने के, यानी पृथ्वी की सतह से जब जो पृथ्वी की गर्मी निकलती है पानी के रूप में, बौछारों के रूप में, तो ताप के रूप में, भाप के रूप में, तो उसको रोक कर फिर उससे बिजली बनाएंगे तो वो भी एक महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत होगा और यह भी एक अक्षय ऊर्जा का स्रोत कहा जाएगा। इस प्रकार की देखिए ऊर्जा जो है हिमालय क्षेत्र में और लेह लद्दाख में प्राप्त होती है और इसका उपयोग ऊर्जा संसाधन के रूप में किया जाता है। तो देखिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आज की सबसे बड़ी जरूरत है क्योंकि ये सीमित मात्रा में है। इसके साथ ही अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग हमें स्वच्छ, सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा प्रदान करता है और पर्यावरण संरक्षण में मदद करता है। यानी हम लोग को पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो पहले से इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं उसमें कटौती करनी होगी और धीरे धीरे उसको एकदम से न्यूनतम कर देना होगा और हम लोग को अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बहुत ज्यादा करना होगा जिसमें हम लोग को सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी, विंड एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी, इन सब चीज का उपयोग बहुत ज्यादा करना होगा। हमें पारंपरिक संसाधनों पर निर्भरता कम करनी होगी, इन नए स्रोतों को अपनाना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इनका लाभ उठा सके, नहीं तो आने वाली पीढ़ियों को इनका उपयोग करने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं। तो ये सब हम ही लोग इस्तेमाल कर जाएंगे तो बाकी लोगों को फिर इसका अभाव झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए हम लोगों ने आज की क्लास में एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में जो प्रारंभिक बातें थी उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए कौन कौन से उपाय किए जाए, इसको भी हम लोगों ने देखा। तो आज की क्लास में देखिए यहीं तक रखा जाए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यानी इकोलॉजी किसे कहते हैं, इकोसिस्टम क्या होता है और इन्वायरमेंट क्या होता है, यानी पर्यावरण किसे कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और मैं आपको अपने इस क्लास में जो EVS वाली क्लास है इसमें
एकदम बढ़िया तरीके से डिटेल में हर चीज को बताने का प्रयास करूंगा, जिससे आपके किसी भी एग्जाम में आने वाले प्रश्न को हल करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी और आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतने देर तक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।